हेलो बच्चों, आज जो ये लेक्चर है बोहर एटॉमिक मॉडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11 का पार्ट है, IIT JEE का है, नीट का है और ये क्लास 12 का भी पार्ट है। क्लास 12 की फिजिक्स में ये बोहर एटॉमिक मॉडल फिर से आने वाला है, तो एंजॉय करें लेक्चर को और समझ के पढ़ें कि 11 का पार्ट भी है, 12 का भी। मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट बता दिया है इस लेक्चर में। थोड़ा लंबा लेक्चर है, पेशेंटली पढ़ें, पेन कॉपी ले लें, चीज़ों को नोट करें। आज के लेक्चर में फॉर्मुलेस बहुत हैं, थ्योरीज भी बहुत हैं, डेरिवेशंस भी हैं। डेरिवेशंस को अच्छे से करना, स्कूल में दिए शॉर्टकट्स को मत पढ़ना। कोई भी यूट्यूब पे शॉर्टकट बता रहा है, शॉर्टकट्स को यूज़ मत करो, मत करो, मत करो। डिटेल में चीज़ों को समझो, अंदर डेप्थ तक जाओ टॉपिक के, तभी समझ में आएगा। चलिए एंजॉय करिए, बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको रदरफोर्ड मॉडल जो कि फेल हो चुका है उसके आगे की कहानी बताएंगे। तो जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया ड्यू टू टू बिग रीजंस। पहला कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी को लूज करेगा और जाके प्रोटॉन से कोलाइड कर जाएगा। और दूसरा, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए कि जब आपने गैस को लेके, किसी भी गैस के एटम्स को लेके आपने उसमें से लाइट पास की तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर कलर्स स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़े या कुछ पर्टिकुलर वेव्स स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ी और कुछ वेव्स स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं पड़े। इन बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आए बोहर, और तब आया बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल। सो नील बोहर का पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि या हिंट दिया था, द मैन हु चैलेंज्ड आइंस्टीन, बहुत बड़े पर्सन है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल। सो बोहर पता है पिंग पोंग के बहुत शौकीन थे। ठीक है, पिंग पोंग खेलते हैं अपन, टेबल टेनिस जो होता है, ठीक है, उसके शौकीन थे। तो वो खेलते खेलते उनको सडनली एक दिन ये चीज़ स्ट्रक की कि एटम का मॉडल ये पिंग पोंग मॉडल जैसा हो सकता है। सो बोहर ने अपने मॉडल में क्या बोला? बोहर ने सबसे पहली लाइन ये बोली कि एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये बात तो रदरफोर्ड भी बोल चुके थे, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। नई बात यहां पे आएगी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। अगर याद करो तो रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ fixed energy and fixed velocity। यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, पहली बात तो वो ऑर्बिट भी क्या है? फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन हर तरह की ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। हर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी, और जब घूमेगा तो उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी, और उसकी स्पीड भी फिक्स्ड होगी। कहने का मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, पर हर जगह नहीं हो सकता। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ही होंगी जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कौन सा भी रेडियस हो सकता है, कौन सा भी। रदरफोर्ड के हिसाब से ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, पर बोहर के हिसाब से कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही हो सकती हैं। ये फिक्स्ड ऑर्बिट इन्होंने कैसे डिसाइड की? इन्होंने एक रूल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो बोहर मॉडल में दो कंडीशन होती हैं, उसमें से पहली कंडीशन ये आ गई। देखो पहला पॉइंट तो एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, बोहर बोल रहे हैं सिर्फ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। तीसरा बात है क्वांटाइजेशन कंडीशन। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स for which the angular momentum is
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बराबर 2 पाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बोहर एटॉमिक मॉडल की, यहीं से सवाल आने वाले हैं, इनको अच्छे समझो। क्वांटाइजेशन कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, इसको इन्होंने टर्म दिया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अभी आपको इस पे कंफ्यूजन होगा ना एंगुलर मोमेंटम पे, इस पे भी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, ये भी समझाएंगे क्या टर्म है, पहले ही समझिए। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जैसे यहाँ पे, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम या तो h बाई 2 पाई हो, या दूसरी ऑर्बिट ले लो यहां रिवॉल्व कर रहा, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 2 टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई हो, या तो अगली ऑर्बिट ले लो जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 3h बाई 2 पाई हो। इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, या तो h बाई 2 पाई, या 2h बाई 2 पाई, या तो 3h बाई 2 पाई, 4h बाई 2 पाई, इसके इंटीजर मल्टीपल्स होने चाहिए, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मेरे साथ अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जो एंगुलर मोमेंटम है वो अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट है, या तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा h बाई 2 पाई, या तो मिलेगा 2h बाई 2 पाई, या तो मिलेगा 3h बाई 2 पाई, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। h बाई 2 पाई के बाद अगला एंगुलर मोमेंटम 2h बाई 2 पाई, अगला 3h बाई 2 पाई। You can never get an angular momentum, you can never get an angular momentum such as 3 by 2 h by 2 pi, that is 1.5 h by 2 pi। ऐसे एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेंगे, फिक्स्ड अमाउंट में मिलेंगे, या तो h by 2 pi लो, या तो इसका डबल लो, या तो ट्रिपल लो, या 4 गुना लो। तो इस कंडीशन को हमने बोला बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इट इज वेरी फेमस, वेरी फेमस। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, L इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, बोल सकते हैं L इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। और आप ये बता दो कि N क्या होना चाहिए भाई साहब, इंटीजर। N क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब ये तरीका था जिससे बोहर ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, पर बोहर के अकॉर्डिंग सिर्फ वहां रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम या तो h बाई 2 पाई हो, या तो 2h बाई 2 पाई हो, या तो 3h बाई 2 पाई हो, या तो 4h बाई 2 पाई हो। ठीक है, अब ये n क्या है बच्चों, यहां पर अभी एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, टेंशन नहीं। ये n क्या है यहां पे, n है बच्चों, n है शेल नंबर। शेल नंबर जैसे n इज इक्वल्स टू 1 को हम बोलते हैं k, n इज इक्वल्स टू 2 को बोलते हैं ml, n इज इक्वल्स टू 3 को बोलते हैं m, n इज इक्वल्स टू 4 को बोलते हैं n। जैसे किसी ने हमसे कहा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताइए सेकेंड ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताइए सेकेंड ऑर्बिट में, तो यार एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, NH बाई 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट में पूछा तो आप n की जगह 2 रख दो, 2h बाई 2 पाई। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फोर्थ ऑर्बिट में, तो n की जगह 4 रख दो। तो ये n इंटीजर है, और n क्या साथ में डिनोट कर रहा है, साथ में क्या डिनोट कर रहा है, शेल नंबर डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है, शेल नंबर डिनोट कर रहा है। तो इन 3 पॉइंट को पहले लिख लें, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और फॉर्मूले वाला होगा, तो नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज आपने नोट नहीं किया तो चीज़ें बोर्ड से निकल जाएंगी और दिमाग से भी उड़ जाएंगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट बताए, आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, और NH बाई 2 पाई n इंटीजर, और n ही क्या है, शेल नंबर। कोई हमसे कहे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट बताओ, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 3। अच्छा, आइए अब एंगुलर मोमेंटम समझते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, आई होप पॉइंट्स चलते रहेंगे बोहर एटॉमिक के। बच्चों ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं किताब में या स्कूल में, इसको बोलता है पोस्ट्यूलेट्स। क्या बोलता है, पोस्ट्यूलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। पोस्ट्यूलेट्स मतलब जो किसी ने खुद पुट फॉरवर्ड की हो कोई पॉइंट्स। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो आप समझ ही रहे हो कि मोमेंटम, एंगुलर, ये सब कुछ फिजिक्स का टर्म है। एंगुलर मोमेंटम, तो ये आपको कोई फिजिक्स का टीचर ही बता सकता है, जो कि मैं हूं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये बच्चों फिजिक्स में क्वांटिटी होती है, एल से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, विच इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी।
अब तक आप सब ने वेक्टर पढ़ लिया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तो मेरा वेक्टर का वीडियो वेक्टर 06 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखिए। खैर उसकी जरूरत नहीं, यहाँ बहुत शॉर्ट में हम बता सकते हैं। आर क्रॉस पी, पी होता है बच्चों मोमेंटम, तो मोमेंटम का मोमेंटम का मोमेंट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये इस तरह से v वेलोसिटी से घूम रहा है, यहाँ पे आया, इसकी वेलोसिटी v इधर, यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी v इधर, ऐसे घूम रहा है लगातार और मास कितना है m। मान लीजिए जो इसका रेडियस है वो r है। अब हमने कहा एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो आपने बोला r क्रॉस p, p क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, सबको मोमेंटम पता है, मोमेंटम सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्रॉस का मतलब होता है आर एम वी साइन थीटा, है ना भाई। दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस लगा है तो हम क्या लेते हैं साइन थीटा। यहाँ पे एंगल देखो कितना है इनके बीच में 90। दो वेक्टर कौन से हैं आर और वी, ये आर वेक्टर रहा, ये वी वेक्टर, बीच में एंगल 90, तो हम बोल देंगे एम वी आर साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एम वी आर आंसर आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1। आपने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देखा होगा मेरे ख्याल से। अब जिन्होंने नहीं देखा वो टेंशन ना लें, वो सिंपल याद कर लें कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एम वी आर। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा एग्जाम में आपने कैसे निकाला, ठीक है, मैंने बता दिया खैर आपको। तो आप याद कर लो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एम वी आर। नोट्स कर लो, नोट ले लो। आज के लेक्चर में बहुत चीज़ें नई आने वाली हैं जो आपने सुनी नहीं, फॉर्मुलेज आएंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी आर, ऐसे आप याद कर लो। कैसे आया मैं फिर बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, पी क्या है मोमेंटम, तो आर क्रॉस एम वी। अब आर और वी में क्रॉस करना है, बीच में एंगल देखो, यहाँ पे चेक कर लो, ये आर ये वी, बीच में एंगल कितना है 90। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन थीटा, तो हमने साइन 90 और 1 रख के L इज इक्वल्स टू एम वी आर, L इज इक्वल्स टू एम वी आर। इसके बारे में कुछ नहीं सोचना अब इसके बाद, ठीक है। अगली बार इसकी बात हम करेंगे, सीधा बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है एम वी आर, कितनी है एम वी आर। तो यहाँ से हम बच्चों ये लिख सकते हैं कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। ये है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, मेरे साथ बोलो, क्या है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। MVR ये क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, और n क्या होना चाहिए इंटीजर, n क्या होना चाहिए इंटीजर, और n है क्या शेल नंबर, n है क्या शेल नंबर। बाकी m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, r क्या है रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। व्हाट इज r, r इज रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 बना के अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, मैं इसको साइड में बोर्ड के रख लेता हूँ अपने पास यहाँ पे। एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। आप कॉपी में इसको इक्वेशन 1 डाल के रख लो। आज हम लोगों को कई चीज़ें डिराइव करनी है तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने साइड में लिख लिया। कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा है, ये बोहर ने बोल के ही रखा है। बोहर ने क्या बोला है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई। अच्छा कई लोग कंफ्यूज हैं, h क्या है, h क्या है, h क्या है बच्चों, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट किसने दिया है, मैक्स प्लैंक ने, ठीक। कहाँ से आया है ये हमारा कॉर्पस्कुलर थ्योरी से आया है, लाइट की थ्योरी से आया है। h की वैल्यू कितनी होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा h प्लैंक्स कांस्टेंट है, अभी एक कांस्टेंट है इतना समझ लो, ठीक है। तो इन्होंने कंडीशन लगा दी कि इलेक्ट्रॉन हर तरह की ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे MVR की वैल्यू कितनी हो h बाई 2 पाई, या MVR की वैल्यू कितनी हो 2h बाई 2 पाई या 3h बाई 2 पाई। अच्छा ये बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। कितने पोस्टुलेट्स हो गए 3। आइए पोस्टुलेट नंबर 4, very important very important while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provides सेंट्रीपीटल फोर्स। इसके बारे में रदरफोर्ड मॉडल में बात हुई थी। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहां गोल 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 घूम रहा है,
कोई चीज़ गोल 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 तब घूमती है जब उसके पास एक फोर्स होती है, कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन को अगर गोल गोल घूमना है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे जब अर्थ सन के अगल बगल घूमता है तो अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगती है जो सन की तरफ डायरेक्टेड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी फोर्स की वजह से अर्थ क्या करती है? सर्कुलर मोशन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक क्या चाहिए हमको? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने बताया यहाँ से मिलेगी। कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो चार्ज, जो चार्ज के बीच की फोर्स है, वही फोर्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स, या वही फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल प्रोवाइड एफ सेंट्रीपिटल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो फोर्स किसमें चेंज होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, या वही फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी घूम रही है। अच्छा बच्चों, दो नए टर्म्स आ गए, उनको भी नोट करना पड़ेगा। मान लो बच्चों यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, बीच में डिस्टेंस R। तो इनके बीच की बच्चों फोर्स होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको नोट कर लें कॉपी में, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट। Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज, R स्क्वायर, R तो इनके बीच का डिस्टेंस। ये दो चार्ज के बीच की फोर्स होती है। अगर दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तो फोर्स अट्रैक्शन की होगी, दोनों चार्ज सेम होंगे तो फोर्स रिपल्शन की। अगली चीज बच्चों आई है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लो एक पार्टिकल मास m का घूम रहा है गोल गोल रेडियस r में और उसकी वेलोसिटी v है। एक पार्टिकल मास m का घूम रहा है रेडियस r के सर्किल में और उसकी वेलोसिटी v है, तो सेंटर की तरफ उस पर लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक पार्टिकल मास m का घूम रहा है रेडियस r में और उसकी वेलोसिटी v है, तो सेंटर की तरफ लगती है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² बटे r। क्या होती है? mv² बटे r। तो इसको भी आप नोट करें, इसको भी नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को यहाँ पे रोकें, इसको कॉपी कर लें पहले इतनी चीज़, फिर हम आगे बढ़ें। क्या बोल रहे हैं वो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो ये खींचने वाली फोर्स है, ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसी फोर्स से घुमाने वाली फोर्स बनेगी। घुमाने वाली फोर्स का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। तो इसको नोट कर लें तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना कुछ भी समझ में आगे नहीं आने वाला। ठीक है, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सुबह के 10:15 बज रहे हैं, मैं अपने रूम में हूँ, छोटा सा टेबल फैन चल रहा है, वीडियो बन रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आज आपको बोहर मॉडल कंप्लीट करा देंगे। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हमें क्या दे रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो चार्ज कौन कौन से हैं? दो चार्ज कौन कौन से हैं? Q1 Q2 क्या क्या है यहाँ पे? चलो बात करते हैं। एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस r ले लो। दूसरा चार्ज बच्चों क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। किसकी वजह से? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +e। इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? मैं पूछूं हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? जितना एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? Z। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +e। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना लिख लूं मैं? +Ze लिख लूं। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? मुझे ये बात बताओ, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? कितने प्रोटॉन होंगे? एक तो एक प्रोटॉन पे +e और कितने प्रोटॉन होंगे? Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +Ze। इसको बच्चों हम आगे से न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। अब से क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। आपसे आगे से कोई पूछे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, तो आप बोलो +Ze। क्यों +Ze? ये क्लियर हो गया है पक्के से, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? Z के बराबर। एक प्रोटॉन पे चार्ज E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +Ze, और बीच में डिस्टेंस R है। ठीक है, अच्छा
आइए अब जो बात उन्होंने कही है उसको हम फॉलो करते हैं। इन्होंने हमसे बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही घुमाने वाली फोर्स बना रही, जैसे जब अर्थ घूमता है सन के अगल बगल तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो घुमाने वाली फोर्स बनाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनाएगी? घुमाने वाली फोर्स। तो हम लगा देते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल। नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है? E। Q2 कितना है? ZE। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज पार्टिकल, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल विच इज mv स्क्वायर बटे आर। ठीक है, विच इज mv स्क्वायर बटे आर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, तो इसको नोट करके साइड में लिख लें इक्वेशन नंबर 2 की तरह। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आइए यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटे आर। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने दो इक्वेशन बना के रख ली, कुछ कैलकुलेशंस जो हमको बाद में करनी है। तो हमें ये भी समझ में आ गया जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से घूम रहा है जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। पांचवा पोस्टुलेट बोहर मॉडल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही स्टेटेड, और ये पॉइंट उन्हें फेलियर से बचाएगा। रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था, उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल है, क्योंकि मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी को रेडिएट करेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस से चिपक जाएगा, पर यह चीज़ ऐसी होती ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला? while revolving in a particular orbit, an electron neither gains energy nor loses energy। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो मैक्सवेल की थ्योरी भाड़ में गई। इन्होंने कहा मैक्सवेल की थ्योरी भाड़ में गई। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इट विल नीदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी। नीदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, या ऑर्बिट को आप शेल बोल दो, इज फिक्स्ड। उस शेल की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है, इट कैन नॉट चेंज। इसीलिए इन्होंने शेल्स का एक नया नाम दिया और नाम था स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, शेल्स का नया नाम दिया स्टेशनरी एनर्जी लेवल। सबसे पहली एनर्जी लेवल n इज इक्वल्स टू 1 को इन्होंने बोला k, n इज इक्वल्स टू 2 को बोला l, n इज इक्वल्स टू 3 को बोला m, n इज इक्वल्स टू 4 को बोला n, n इज इक्वल्स टू 5 को बोला o। तो ये KLMN क्या थे? ये एनर्जी लेवल्स थे। 1 2 3 4 क्या है? शेल्स है। शेल्स का नया नाम दे दिया इन्होंने स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। क्यों स्टेशनरी वर्ड यूज किया? स्टेशनरी मतलब उसकी एनर्जी स्टेशनरी है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो क्लास है, ठीक है, क्लास है आपकी, ठीक है, ठीक है, क्लास में मैंने कहा आगे 2 सीट लगेगी, उसके बाद 2 सीट 1 मीटर छोड़ के लगेगी, उसके बाद 2 सीट 2 मीटर छोड़ के लगेगी। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स्ड है। मैं आपको या तो आगे की 2 सीट में बैठा सकता हूं, या तो उसके बाद 1 मीटर पीछे वाली सीट पे, या उसके बाद सीधा 2 मीटर पीछे वाली सीट पे। मैं आपको कहीं बीच में नहीं बैठा सकता। यही बात बोहर लगातार समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स डिफाइंड हैं जहां जाके इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। रदरफोर्ड क्या कह रहे थे कि पूरा यहाँ पे पूरी एक मैट बिछी हुई है, बच्चे को कहीं भी बैठा दो, पूरी मैट बिछी हुई, चटाई बिछी हुई है, कहीं भी किसी बच्चे को हम बैठा दें। बोहर ने बोला कि कुछ पर्टिकुलर जगह टेबल चेयर लगी हुई हैं, वहीं पे जाके बच्चा बैठ सकता है। और साथ में एक बात और बोल दी है कि शेल्स की एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल इज फिक्स्ड। यानी इन्होंने थोड़ा सा क्लास सिस्टम भी बनाया हुआ है कि भाई ब्राह्मण्स यहाँ बैठेंगे, क्षत्रिय यहाँ बैठेंगे, शूद्रास यहाँ बैठेंगे, वैश्यास यहाँ बैठेंगे।
ये भी इन्होंने बना रखा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि जिनके 90 नंबर आए वो क्लास में सबसे आगे बैठेंगे, तो आगे की 2 सीट पे सिर्फ 90 नंबर वाले ही, मतलब उन सीट्स पे लिखा है 90 90 90 90 90, उसमें 90 नंबर वाला ही बैठेगा। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल इज फिक्स्ड। अब अगर आगे की सीट मैंने बोल दी 90 नंबर वाले बैठेंगे तो उस पर सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिनकी एनर्जी 90 है। मैंने बोला 1 मीटर बाद वाली जो सीट है उस पर 80 वाले बैठेंगे तो उस पर सिर्फ 80 वाले ही बैठेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी शेल्स की है। इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर मैं बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन 70 वाली शेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी है 70। मैं बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन 60 वाली शेल में बैठा है उसकी एनर्जी कितनी है 60। और हो सकता हो 50 वाली शेल हो ही नहीं, कुछ कुछ शेल्स बीच से गायब भी है। मैंने बोला ना कि 1-2 सीट्स यहाँ, उसके बाद 1 मीटर का गैप हो गया सीधा। ये बोहर का मॉडल था, ये बोहर का मॉडल था। समझ में आ रहा है? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, कुछ एनर्जी लेवल्स हैं और कुछ एनर्जी लेवल्स है ही नहीं। एटम के अंदर सारे एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ हैं और कुछ एनर्जी लेवल नहीं है। और जो एनर्जी लेवल हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन अपने मन मुताबिक से एनर्जी नहीं ले सकता। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज ही वो ले सकता है, कुछ पर्टिकुलर रेडियस पे ही रिवॉल्व कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही चल सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना इंडिपेंडेंस नहीं कि कहीं भी चला जाए, कोई भी एनर्जी ले ले और कोई भी वेलोसिटी हो। जैसे आप हो, आप 6th के बाद 7th क्लास में ही जाओगे, 6.5 क्लास स्कूल में डिफाइंड ही नहीं है। पास हुए तो 7th में, फेल हुए तो वापस 6th में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी ज़्यादा है तो अगली शेल में, कम है तो इस शेल में, कहीं बीच में कोई शेल नहीं है। ये बोहर का मॉडल था। मेरे ख्याल से अब बहुत क्लियर हुआ होगा आपका बोहर का मॉडल। मैं जितना आप समझ पाया बोहर मॉडल, मैंने पूरी आपको बातें बताई कि हर तरह की एनर्जी लेवल डिफाइंड नहीं है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल है और वहां जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही रहेगी। उस शेल के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो आप पीछे वाले सीट पे बैठे थे, आपके मार्क्स 70 थे, अगले टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपके मार्क्स 90 हुए, अब आप कहाँ आ जाओगे? आगे वाली सीट पे। यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो अपनी शेल चेंज कर देगा, कम होगी तो भी शेल चेंज कर देगा। जो उसकी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेल को चूज करेगा। एंड दो शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल स्टेशनरी बिकॉज एनर्जी इज फिक्स्ड। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद पोस्टुलेट नंबर 6 आता है जो कि ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी। सर अपनी बात को हमेशा गलत कर देते हैं। अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कैन नीदर गेन एनर्जी नॉर लूज, अब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी, कैन लूज एनर्जी। पोस्टुलेट नंबर 6 यही बोलता है। और पोस्टुलेट नंबर 6 हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, ये लास्ट में कराएंगे क्योंकि एक नया ये पूरा तरीका है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। अब आप समझ गए हो, गेन करेगा तो एनर्जी लेवल चेंज करेगा, लूज करेगा तो भी चेंज करेगा। वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो याद रखेंगे, यहाँ साइड में लिख देते हैं कि पोस्टुलेट 6 छूटा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कुछ कैलकुलेशन पे। तो अगर अभी भी आपने कॉपी किताब नहीं खोला है तो अब तो खोल लो, आलस छोड़ो रे। कैलकुलेशंस, आज हम रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। हमसे किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, कहाँ है? सेकेंड शेल में है। हमसे किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है और हमसे बोला उसका रेडियस बताओ, हमसे बोला वेलोसिटी बताओ, हमसे बोला काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो इनकी आज हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर रेडियस। आपको फॉर्मुलेस भी याद होने चाहिए और तरीका भी याद होना चाहिए क्योंकि जेई में कुछ भी कर सकता है। रेडियस आर। तो अब दो इक्वेशंस जो हमारे पास थी उनको हम यूज करेंगे। पहली थी हमारे पास mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। कहाँ से आई थी? एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 1/4πε0 ze² अपॉन r²। डरे नहीं, ये क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन वाली, इज इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, nh/2π इज इक्वल्स टू mvr। अब इन दोनों को यूज़ करके मुझे r निकालना है, तो मुझे इन दोनों में से क्या हटाना है? v हटाना है। देखो, n नंबर ऑफ शेल नंबर कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, z नंबर ऑफ प्रोटॉन, e इलेक्ट्रॉन, r रेडियस, 4π कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। मतलब इसमें से अगर वेलोसिटी हटा दूं तो r का फॉर्मूला आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर करके
इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर करके इसको इससे डिवाइड, तो स्क्वायर करो तो आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, और स्क्वायर करके इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी फर्स्ट के स्क्वायर को डिवाइड कर दो सेकेंड से, सेकेंड ये थी, इससे डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर बटे आर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मर गया, एम से एक एम मर गया, और बताओ 4 से 4 मर गया, एक पाई से एक पाई मर गया, और बताओ क्या मरेगा। चलिए आइए लिखते हैं इसको आगे, फिर देखते हैं कुछ तो और मरेगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई, इसको ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर ले, है ना, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, और ये आर भी ऊपर आ जाएगा, इंटू आर। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से अब आप आर का फॉर्मूला बना लो, यहाँ से आप आर का फॉर्मूला बना लो, बताओ क्या आएगा। आर इज इक्वल्स टू, ये एम जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। क्या है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ये आपको पता ही है, ये पढ़ा रहा है बंदा तो शॉर्टकट बताएगा, पर कभी कभी जेई में इतना बेसिक क्वेश्चन आता है कि वो शॉर्टकट से नहीं हिलने वाला है ना। बहुत से लोग हैं आजकल क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे शॉर्टकट्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं कि इससे कर लो, जल्दी से कर लो, अच्छे सवाल नहीं हिलते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक्स जानना जरूरी है। दिस इज बेसिक्स। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर करने का तरीका, इसका स्क्वायर को इससे डिवाइड, इसका स्क्वायर को इसके डिवाइड, इसका स्क्वायर को इससे डिवाइड। ठीक है, तो ये आ गया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया है भाई, क्या आया है, हर चीज़ पे फुल डिस्कशन होगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth शेल। ये देखो n की वैल्यू है इन दी nth शेल। अब बच्चों देखो n तो चेंज होगा शेल्स के साथ, h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट चीज होती है, z एटॉमिक नंबर चेंज होगा, अलग अलग एटम के लिए z की वैल्यू अलग अलग होगी। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर एन इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर बटे z। ये सारी चीजें देखो कांस्टेंट वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेरिएबल है। इन सब की हमने वैल्यूज रख दी, हमें इन सब की वैल्यूज पता थी, हमने पुट कर दी इसमें। पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 0.53 इंटू एन स्क्वेयर बटे जेड एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग भाई, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत, रेडियस ऑफ एटम बहुत छोटा होता है, जो शेल्स का रेडियस है बहुत छोटा, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग में करते हैं। ठीक है, तो 0.53 इन सब की वैल्यूज पुट की, 0.53 एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉन्ग। तो इसका शॉर्टकट अब आपको मिल गया है, तो एग्जाम में आप इसका शॉर्टकट लगा सकते हो सीधा, आर ऑफ nth शेल इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉन्ग। एन क्या है, शेल नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जिस एटम के बारे में बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर, उसकी जिस शेल की बात कर रहे हो उस शेल का नंबर लिख दो, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट भी बताया, बट मेन फॉर्मूला भी आप इसको भी याद रखो तो बेटर है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले रेडियस पे, तब चलेंगे वेलोसिटी और एनर्जी वगैरह पे। तो रेडियस का फॉर्मूला मैं फिर से एक बार आपको दोहराऊंगा, दोहरा के याद होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, या शॉर्टकट फॉर्मूला आर ऑफ एन एस शेल 0.53 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आइए इस पे कुछ सवाल करते हैं। तो पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें रेडियस ऑफ फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट
सेकेंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप बोलोगे Rn इज इक्वल्स टू 0.53। ये कई बुक में 0.529 भी लिखा होता है, हमने अप्रॉक्सीमेट लिया है 529 को हमने 53 लिख लिया, इंटू n। अब फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू कितनी रख दी 1 अपॉन z एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1/1। तो हाइड्रोजन की पहली शेल का रेडियस कितना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमसे कहा हाइड्रोजन की सेकेंड शेल का R2 निकाल लें, ये क्या था R1 इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर। सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 एटॉमिक नंबर 1, तो 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, थर्ड शेल के लिए हमसे बोला किसी ने तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर शेल 3 का स्क्वायर 9। अब आप समझ गए होगा, हमसे R कोई nth शेल का हाइड्रोजन का पूछे तो सीधा 0.53 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये रेडियस की कहानी समझ में आ गई होगी कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है अपना 0.53 n स्क्वायर बटे z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद जो भी सवाल पूछे उसमें हम वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल सकते हैं। z की जगह एटॉमिक नंबर, n की जगह शेल नंबर रख देंगे। ठीक है, जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल, जेई का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will have same radius as first shell of hydrogen atom। ऑप्शन हमने आपको दे दिया n is equals to 2 for lithium, n is equals to 2 for beryllium, n is equals to 2 for helium, n is equals to 3 for हीलियम। अब आपसे पूछा किसका रेडियस फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा, तो फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस हो जाएगा 0.53 और फर्स्ट एटॉमिक नंबर भी 1। और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसका रेडियस आएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर 4/3, तो ये तो नहीं है। इसको चेक करो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो R इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/4, तो कट गया 1 कट गया मतलब 0.53, तो ये आंसर सीधा आ गया। बाकी चेक कर लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 4/2 नहीं आएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो 9/2, तो ये भी नहीं आएगा। एक खास बात और बता दूं कि हर तरह के एटम पे बोहर का मॉडल वैलिड नहीं है। बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी काइंड ऑफ एटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिथियम लिखा है, पर एग्जाम में आप जाओगे तो लिखा होगा Li++, बेरिलियम लिखा है एग्जाम में लिखा होगा Be++, हीलियम लिखा है वहाँ लिखा होगा हीलियम प्लस, इन सब पे वैलिड है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम जब लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल बात करेंगे कि बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली ऑन H एंड H लाइक एटम। लिथियम पे वैलिड नहीं है, Li2+ पे वैलिड है, बेरिलियम पे वैलिड नहीं है, Be3+। समझा देता हूँ चलो। ये जो बोहर मॉडल है ना, पूरा का पूरा बोहर मॉडल जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे वैलिड है। दिस होल बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। अब लंबे वीडियो बन रहे हैं, 11th क्लास आ गया भैया, यही तो टॉपिक्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हीलियम पे वैलिड नहीं है पर He+ पे वैलिड है। He+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिथियम पे वैलिड नहीं है, Li++ पे वैलिड है। Li++ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस पे वैलिड नहीं है, बट Be+++ पे वैलिड है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे वैलिड होता है। ठीक है, तो ये तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया, इसको भी हम साइड में डाल लें। Rnth इज इक्वल्स टू n² H² अपॉन πmze²। आपको भी याद हो जाना चाहिए भाई, लिखते जाइए बार बार। या तो Rnth का शॉर्टकट हमारे पास क्या है 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों वेलोसिटी निकालने के लिए आप फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π।
इसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एम वी आर की जगह एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई मर जाएगा, एक एन से एक एन मर जाएगा, एक एच से एक एच मर जाएगा, और एम से एम मर जाएगा। अब आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये ऊपर गया जेड ई स्क्वेयर 2h एप्सिलॉन नॉट n, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। जेड ई स्क्वेयर अपॉन, लिख लेते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n। अब बच्चों इसमें भी अगर देखो तो मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल को अब कैसे लिखूंगा भाई, E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, इन सबको अलग किया, मल्टीप्लाइड बाई Z बटे n, Vn इज इक्वल्स टू, Vn इज इक्वल्स टू, अब मैंने बोला ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर दी तो हमें वैल्यू मिली 2.18 इंटू 10⁶ Z बटे n मीटर पर सेकेंड। ये शॉर्टकट हो गया, एक्सप्रेशन ये है, शॉर्टकट ये। तो सर एक्सप्रेशन क्यों बता रहे हैं, सिर्फ शॉर्टकट क्यों नहीं बता रहे? जेई ने एक बार क्या किया था, बोला एन इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशी, एन इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशी हुज मास इज डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुज चार्ज इज ट्रिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तब ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, ई नहीं होगा, चार्ज इज ट्रिपल तो 3, हुज मास इज डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले एक्सप्रेशन में m की जगह 2m, तब शॉर्टकट काम नहीं करेगा क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, कांस्टेंट चेंज कर दिए। इसलिए मैं इसको भी पढ़ा रहा हूँ, इसको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी ऐसा नहीं होता, मेन साइंस में बहुत कम चांस है, तो शॉर्टकट याद कर सकते हो, डिराइव करने का कम से कम आइडिया तो हो कैसे डिराइव होगा। Vn इज इक्वल टू 2.18 × 10⁶ Z बटे n, ठीक है। जो बड़े बड़े फॉर्मूले इनको डिराइव करना तो आता हो कम से कम, 2.18 × 10⁶ Z बाई n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ Z बाई n मीटर पर सेकेंड। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, शेल नंबर। अब आपसे मैं कहूँ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो इन दी फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, सवाल दे दूँ आपको, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, शेल नंबर भी 1, 1 1 पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आगे कैलकुलेट करना, अगर आपसे बोले कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, कर लेंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, या हीलियम ना लिख के लिखेगा He+, तो n की जगह पुट कर दोगे 2, और हीलियम में Z की जगह पुट कर दोगे 2, तो 2 बटे 2, या आपसे बोल दिया सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li++, तो Z की जगह 3, बेरिलियम, या ऑर्बिट चेंज की, कर लेंगे इस तरह के सवाल, मतलब आपको फॉर्मूले आना चाहिए। ये सारे फॉर्मूलेज मैं साइड में लिखता जा रहा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों जो टर्म है वो है एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे इन दोनों एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इन एक्सप्रेशंस को मैं अब हटा रहा हूँ। होपफुली आपने इतनी देर में लिख लिए होंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जीज, तो आपको पता है एनर्जी वैसे तो शेल की है, इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी है नहीं, एनर्जी है किसकी, शेल की, है ना, इलेक्ट्रॉन तो उसमें जाता है। तो शेल के पास 2 तरह की एनर्जी होती है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहा, तो कोई चीज़ अगर मोशन में है बच्चों, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। अब बच्चों ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आसपास होते हैं तो उनके बीच में डेवलप होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं हाइट पे रखने से mgh होती है, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस के बीच में भी होती है, एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कोई भी 2 चार्ज जब आसपास रखे होते हैं तो उनके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी 2 मास, कोई भी 2 मास जब पास पास रखे हो तो उनके बीच में भी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब मास रखे होते हैं तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब चार्ज रखे होते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी है और एक
स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जी इनके पास है। आइए बात करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी की। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर। शायद वी का फॉर्मूला हमें पता है, तो वी का फॉर्मूला हम यहाँ से उठा के वी की वैल्यू पुट कर देंगे। वी की वैल्यू देखो क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन, और इस पूरे का करना है स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा हाफ एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, मैं चाहूँ तो शॉर्टकट आपको बता सकता हूँ, पर मैं पूरा चाहता हूँ आप जेई मेंस जेई एडवांस के लिए पूरी तरह से तैयार हो, डेप्थ तक टॉपिक को जानो। ठीक है, यहाँ से 4 हट जाएगा, यस ओके। अब बच्चों यहाँ पे आओ, देखो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है उनको हटाया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट हटाते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नीचे 8 तो कांस्टेंट होता ही है, h स्क्वायर कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट, बचा क्या z स्क्वायर बटे n स्क्वायर। तो बच्चों इन सब की हमने वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमको मिला 13.6। इन सब की वैल्यूज पुट की, मिला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आंसर आया एनर्जी का वो जूल्स में नहीं आया, किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल, और उस एटम में जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, z। एटॉमिक नंबर और शेल नंबर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। कितनी आई, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। मैं इस एक्सप्रेशन को छोड़ देता हूँ, फिर आगे अगला डेरिवेशन करता हूँ। नीचे वाला एक्सप्रेशन मैंने छोड़ दिया। तो एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, दो चार्ज पार्टिकल हो Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस हो r। तो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r। और Q1 Q2 को आप विथ साइन रखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। आइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दो चार्ज कौन कौन से थे हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, प्लस Zd। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, प्लस Zd है। तो हम यहाँ पे चार्ज रख लेंगे E इंटू Zd अपॉन R। तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया Zd स्क्वायर, नीचे R आ गया। R का एक्सप्रेशन आपके पास है, क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m Zd स्क्वायर, यही है। आइए इसको आगे हम ले चलते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई मर गया, और कुछ मर रहा है, और कुछ नहीं बन रहा। तो हमें मिला ऊपर m z स्क्वायर ई की पावर 4, नीचे मिला 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, देखो ये एक्सप्रेशन सिमिलर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ नीचे 8 था, यहाँ 4 है। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ नीचे 8 है, यहाँ 4, एक जैसा बना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा था, मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 8। अब बच्चों यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उनको हटाना स्टार्ट करो। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, e की पावर 4 कांस्टेंट, 8 एक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट, h स्क्वायर कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, और सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। इस पूरे की वैल्यू आप देख चुके हो, m e की पावर 4 8 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 13.6, यानी इसकी वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो द फाइनल आंसर इन दिस केस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग से हुआ, मैंने बोला था Q1 Q2 को कैसे रखना है, विथ साइन रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा, न्यूक्लियस वाला तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी में विथ साइन रखते हैं,
ये सब 12th में पढ़ना है ना अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ेंगे विद साइन। तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एक माइनस होगा छोटा जो छूट रहा है, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी एक माइनस, नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी। 2 क्यों आया समझ में आ रहा है? इस एक्सप्रेशन में क्या आया था मेरे पास नीचे 4, तो मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर मैंने कांस्टेंट टर्म्स को हटाया, 2 टाइम्स ऑफ 13, ये पूरा कितना है 13.6, 13 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth शेल इज -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिल गया बच्चों। लास्ट में बच्चों बात कर सकते हैं टोटल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, अब हम बात कर सकते हैं किसकी? टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एक चीज देखो, जो टोटल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। आइए इसको लिख लें फिर समझते हैं इसकी मीनिंग। टोटल एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस टाइम यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज और उनके शॉर्टकट लिखे हैं, इनके मैंने फॉर्मूलेज नहीं दिए, डिराइव करके बता दिया कैसे कैसे निकालना है, फॉर्मूला भी बता दिया। अब ये टोटल एनर्जी नेगेटिव आने की मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक डेप्थ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कर्ज है, किसका? न्यूक्लियस का, है ना। उसने उससे एक कर्ज ले रखा है, उसने उससे एक डेप्थ ले रखा है कि भाई लोन ले रखा है कि हम जब तक आपको इतनी एनर्जी नहीं देंगे तब तक हम बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है, उसे निकालना है तो उसे उतनी एनर्जी दो तो बाहर आएगा। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए निकालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट अस फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो। भाई हाइड्रोजन की बात की तो z तो 1 हो ही गया, ठीक है। तो z को हम 1 लिख लेते हैं, -13.6 इंटू ये तो 1 हो गया अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, आइए चेक करते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 2 पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 ज़ा 12, 16, 4 4 ज़ा 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो होगा -13.6 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वल्स टू 4 रखोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे तो होगा -13.6 इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। इसको आप डिवाइड करोगे आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन वैल्यूज़ को लिख के याद कर लो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कंपटीशन में कई बार सीधा पूछता है इसमें से कौन सी हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल नहीं है, इसमें से कौन सी हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल नहीं है, तो आपको याद हो 4-5 कम से कम। सबसे पहली वाली -13.6, सेकेंड शेल में -3.4, थर्ड शेल में -1.51 और फोर्थ शेल में 0.85। तो लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, थोड़ा लर्निंग लेक्चर है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी अलग अलग शेल में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक माइंड में इसकी एक पिक्चर बनाते हैं और इमेजिन करते हैं कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। वैल्यूज़ वाइज समझ में आया, फॉर्मूला भी समझ में आया, ठीक है। अभी पहली बार में किसी को नहीं आता, इसको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा। पर इसको इमेजिन करें कि ये हो क्या रहा है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल,
ये फोर्थ शेल। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट शेल की बच्चों एनर्जी जो थी वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, आप अगर कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे 1 रखना, यहाँ पे 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, आंसर आता जाएगा Z को 1, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। ठीक, फर्स्ट शेल। सेकेंड शेल की जो बच्चों एनर्जी है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल की जो बच्चों एनर्जी है वो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप रख के कैलकुलेट कर लेना। और जो फोर्थ शेल की एनर्जी है बच्चों वो आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मुझे ये बताओ एनर्जी किस शेल में सबसे ज़्यादा दिख रही, इन सब में से एनर्जी किस शेल में सबसे ज़्यादा दिख रही? इसमें नहीं, इसमें सबसे कम है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा है। बच्चों हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है वो फ्री होता जा रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास है वो बंधा हुआ है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज अंडर अ लोन विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने उसे लोन दे रखा है, कितना लोन, -13.6 का। अब 13.6 अगर एनर्जी इसको दे दो तो ये बाहर आ सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बढ़ रही है। ये मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम बंधा हुआ है, बाहर आया -3.4 और बाहर आया -1.51 और बाहर आया 0.85। कैसे निकालना है बच्चों फॉर्मूला, -13.6 इंटू Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम में कोई और फॉर्मूला दे देता है, यहाँ पे वो अर्ग वाली वैल्यू देता है, कई बार जूल्स वाली वैल्यू यूज करता है, बट ये टर्म वही रहेगा, वेरिएशन ऐसा ही होगा, Z² बटे n²। अब मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, ये तो मिनिमम एनर्जी हो गई, मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, है ना, व्हेन विल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी मैक्सिमम? जब इलेक्ट्रॉन यहां से बहुत दूर चला जाए। कितना दूर चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब जब n किसको टेंड करने लगे, इन्फिनिटी को, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इन्फिनिटी को टेंड करें, तब टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? यहां पे देखो, अगर इन्फिनिटी रखूं, करीब करीब इन्फिनिटी, किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, 0। अगर यहाँ n की जगह इन्फिनिटी रखूं, नंबर ऑफ शेल बहुत दूर चले गए, देख रहे हो आप, एनर्जी कम होती जा रही, इसके बाद और कम होते 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 बाद में कितनी हो जाएगी, 0। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। 0 होने का मतलब n इन्फिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आजाद हो गया, इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, या आप बोल सकते हो कि आयनाइजेशन हैज अकर्ड। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है, मतलब इसका आयनाइजेशन हो गया, ये एटम से बाहर आ गया। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, इसे कितनी एनर्जी दूं कि ये बाहर आ जाएगा, +13.6 दे दूं, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस तक आ जाएगा। अब एटम के लिए इन्फिनिटी का मतलब नहीं कि बहुत दूर, एटम के लिए इन्फिनिटी का मतलब है मे बी 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। सबके लिए अपनी अपनी इन्फिनिटी अलग होती है ना, हमारे लिए कोई इन्फिनिट चीज़ मतलब बहुत दूर। एटम इतना छोटा है, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस भी इनफाइनाइट डिस्टेंस जैसा बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन बस आखिरी शेल से बाहर आ जाए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो उसे कितनी एनर्जी और चाहिए होती, +3.4 देते तो एनर्जी 0 हो जाती, मतलब कि बाहर आ गया। तो ये कहानी थी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसपे हम आगे भी अभी नेक्स्ट लेक्चर पे बहुत बातें करने वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल जो बचा था, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी, अभी तक बोला था कहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी, बट इसकी एक कंडीशन है और कुछ पर्टिकुलर बातें हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स an energy, it jumps to higher energy level। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका जस्ट उल्टा, इफ एन इलेक्ट्रॉन loses energy, it recedes back
टू लोअर एनर्जी लेवल, और इसको हम बोलते हैं बच्चों डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पहले कहा था नहीं कर सकता, अब कह रहे हैं कर सकता है, बट एक कंडीशन है कि अगर एनर्जी गेन करेगा तो वो या तो आगे आ जाएगा, मतलब ऊपर की एनर्जी लेवल में चला जाएगा, अगर एनर्जी लूज करेगा तो अंदर की एनर्जी लेवल में चला जाएगा। उसी शेल में रहकर एनर्जी लूज गेन, while revolving in a shell electron can neither gain energy nor while revolving in a shell, जब तक उस शेल में रिवॉल्व कर रहा है तब तक एनर्जी गेन लूज नहीं कर सकता, अगर गेन किया तो शेल को चेंज कर देगा। दिस इज द सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर। और इसमें भी बहुत सी कंडीशन, ऐसा नहीं कि बस एनर्जी ले ली और कूद गए। आओ जो पिछला वाला मॉडल बनाया था वहां से समझ में आएगा। शेल नंबर 1 2 3 4 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहीं से क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी देता हूँ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दे रहा हूँ? 9 इलेक्ट्रॉन। कितनी दे रहा हूँ? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये ले ले तो -13.6 + 9, so it will be 6 -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 9 लेने के बाद इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? -4.6। क्या -4.6 के लिए कोई शेल है? नहीं है, मतलब वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गेन नहीं करेगा। भाई कोई चेयर ही नहीं है। मैं तुमसे बोलूं तुम अगर 80 नंबर लाओगे तो मैं तुमको सेकंड सीट पे बैठाऊंगा, 70 लाओगे तो थर्ड सीट बैठाऊंगा, 90 लाओगे तो फर्स्ट सीट पे, और 75 लोगे तो कहीं नहीं बैठाऊंगा। तो तुम कोशिश करोगे भैया या तो 90 नंबर आए, या तो 80 आए, या तो 70 आए। बीच में कहीं गिरे तो मारियो की तरह, जैसे मारियो कूदता था बीच में फंस जाता था या तो लंबा कूदो क्रॉस कर जाओ, या तो बीच वाले जो ब्लॉक्स होते थे उस पे, जैसे आप गेम खेलते हो, या तो बहुत लंबा कूदो तो आप एक जगह पहुंच जाओ, या तो बीच वाले ब्लॉक्स पे कहीं खड़े हो जाओ। मारियो पता नहीं आपने खेला हो कि नहीं आप लोग ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट शेल में मान लो मैंने उसको, फिर से सुनो, उसको एनर्जी दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी थी -13.6, आपने प्लस में दी 10.2। अब कितना बचा? 4 3 -3 पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या अब वो कहीं पे रह सकता है यहाँ पे? तो तुरंत इसको वो गेन कर लेगा। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एक्सेप्ट करके वो कूद के अगली एनर्जी लेवल में आ जाएगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई? -3.4। अब वो अपने पुराने साथियों के साथ नहीं रह सकता, अब उसे उस शेल में जाना होगा जिसकी एनर्जी -3.4 हो। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं एनर्जी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट, रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन से मैं कहूं कि हमें 10.2 दे दो, तो जैसे ही 10.2 हमें देगा इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये वापस इसमें चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूं कि भाई तुम ऐसा करो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, तो लेगा? और चलो देखते हैं कि 11 लेना चाहेगा कि नहीं। -13.6 + 11 6 2 -2.6, तो इसकी एनर्जी कितनी बची? -2.6। इस तरह की कोई शेल नहीं है तो इसको वो गेन नहीं करेगा। तो उन्हीं एनर्जी को गेन या लूज करता है जिसके बाद जो रिजल्टेंट एनर्जी हो वो किसी शेल के बराबर हो। और समझाते हैं, एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूजेस ओनली दोज एनर्जी which are equal to difference in two energy levels। यानी E1 वाला कुछ ऐसी एनर्जी ही गेन करेगा, गेन करने के बाद या तो वो E2 में पहुंचे, या तो E1 वाला वो एनर्जी गेन करेगा जिसको गेन करके वो E3 में पहुंचे, या तो E4 में पहुंचे, कहीं बीच में ना फंस जाए। जैसे E2 वाला उन्हीं एनर्जी को गेन करेगा जिससे वो E3 में पहुंचे या E4 में पहुंचे। जैसे ये वाला है, इसको मैं इतनी एनर्जी दूं कि यहां आए तभी लेगा, उससे कम दूंगा तो वो कुछ नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं, उससे ज्यादा दूंगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, इतनी ज्यादा दे दूं कि यहां तक आ जाए तो ले लेगा। समझ में आ रहा? वही एनर्जीज लेगा जिसको लेके उसका काम बन जाए, या तो आगे आ जाए या तो और आगे आ जाए, कहीं बीच में ना रुके।
हर तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, यानी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेने की टेंडेंसी है वो भी क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जीज को एक्सेप्ट कर सकता है वो क्वांटाइज, हर तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली सम पर्टिकुलर एनर्जीज को वो सक करता है, कुछ एनर्जीज को सक नहीं करता। समझ में आ रही है बात? उन्हीं एनर्जी को लेगा जिससे वो, जैसे आपके 70 नंबर आए हैं तो आप कोशिश करोगे अगले एग्जाम में सीधे 80 आए तभी आपको अगली सीट मिलेगी, 75 आए तो आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, या तो आपके 90 आ जाए तो आपको सीट मिलेगी। तो आप 20 नंबर लोगे, 10 नंबर लोगे, पर आप 15, 5, 6, 7, 8 इस तरह के नंबर नहीं लोगे। 70 के बाद या तो 80 हो या तो 90 हो, तभी सीट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और इसी अप्रोच से बोर ने सॉल्व की सबसे बड़ी पजल जहां पे फंसे थे रदरफोर्ड, एंड दैट वाज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यहीं पे तो फेल हो गया रदरफोर्ड का मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे। हो क्या रहा था, हमने एक वेसल में हाइड्रोजन गैस लिया, कोई भी गैस ले ली, अभी हाइड्रोजन गैस लिया, उसके ऊपर वाइट लाइट डाली, क्या डाली? वाइट लाइट डाली। सामने एक स्क्रीन रखी, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। स्क्रीन पे हमको दिखाई पड़ा रेड कलर, स्क्रीन पे हमको दिखाई पड़ा येलो कलर, स्क्रीन पे हमको दिखाई पड़ा ऑरेंज कलर, स्क्रीन पे हमको ब्लू कलर गायब था, ब्लू कलर स्क्रीन पे गायब था, दिखाई नहीं पड़ा, गायब हो गया। इसको बोला गया लाइन स्पेक्ट्रम, और यही चीज सॉल्व करने के लिए बोहर ने पूरा मॉडल डिजाइन किया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब नील बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ही तो एब्सॉर्ब करता है, हर तरह की एनर्जी तो नहीं लेता ना, कुछ एनर्जी ही लेता है। वाइट लाइट के या कोई भी वेव के जो 7 कलर हैं, या जो भी वेव्स की जो भी एनर्जीज हैं, उसमें से उसको ब्लू वाले की एनर्जी अच्छी लगी होगी, वो उसके मतलब की रही होगी, तो ब्लू वाली एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो कूद के ऊपर वाली शेल में चला गया होगा। तो व्हाइट लाइट में उसने ब्लू कलर वाली एनर्जी खा ली होगी, और ये सब उसने नहीं खाई होगी क्योंकि ये इसके मतलब की नहीं होगी, क्योंकि उसको कुछ पर्टिकुलर एनर्जी ही चाहिए, इसलिए ब्लू रंग गायब हो गया। या कई बार हमने देखा कि ऑरेंज रंग, येलो रंग, रेड रंग गायब था और स्क्रीन पे सिर्फ ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा था। एक्चुअल में कलर्स थे ही नहीं, मैं आपको समझाने के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसमें से कुछ वेवलेंथ्स गायब हो रही थी, कुछ वेवलेंथ्स दिखाई पड़ रही थी। अभी ऐसे ही समझो कि कुछ वेव्स गायब हो गई, कुछ रह गई, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें सारी वेव्स मिल जाएं, यहां से जितनी वेव्स जाएं यहां पे सारी वेव्स दिखाई पड़े। एक होता है डिस्क्रीट, कुछ मिली कुछ नहीं। तो क्यों कुछ पर्टिकुलर ही गायब हो रही थी, अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब करके जंप कर जाता होगा। कुछ एनर्जीज को वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो कुछ जिनको नहीं एब्जॉर्ब करता वो दिखाई पड़ती हैं, जिनको कर लेता है वो दिखाई नहीं पड़ती। इसके बारे में और बात करेंगे जो हमारा अगला लेक्चर आ रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आज की क्लास काफ़ी लंबी रही, होपफुली आपको मज़ा आया होगा, फॉर्मूलेस को नोट किया होगा। ये क्लास आप अच्छे से अगर समझाओगे तभी आपको समझ में आएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट सीरीज़ की। मैं टॉपिक आपको शॉर्ट में नहीं बता रहा, मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ डिटेल में, और इतनी ही एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको क्लास 12 की फिजिक्स में मिलेंगे। तो अगर ये वाला अच्छे से कर लिया तो क्लास 12 के फिजिक्स का भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।